क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। वस्तु के संतुलन की स्थितियों में वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए यानी कठोर वस्तु केवल बाहरी बल ही संतुलन को परिभाषित करते हैं और प्रतिक्रिया केवल वस्तु के घूर्णन भाग को जोड़ती है। देखिएगा आप लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी सेम था, लेकिन उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि जो भी हमारे पास प्रतिक्रियाएं हैं वो केवल वस्तु के घूर्णन भाग को समाप्त कर देती है। क्या है? यानी कि घूर्णन भाग को समाप्त कर देती है। देखिएगा ये कहा गया कि घूर्णन भाग को समाप्त कर देती है, लेकिन जो अब आपके सामने क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि घूर्णन भाग को जोड़ती है। ठीक है, घूर्णन भाग को जोड़ती हैं। तो देखिएगा वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए यानी कठोर वस्तु केवल बाहरी बल ही संतुलन को परिभाषित करते हैं और प्रतिक्रियाएं केवल वस्तु के घूर्णन भाग को जोड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4th ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, पहला भाग गलत है। यानी कि गलत क्या कह रहा है कि वस्तु के संतुलन की स्थितियों के लिए यानी कठोर वस्तु के लिए बाहरी बल ही संतुलन को परिभाषित करते हैं। तो देखिएगा गलत कैसे हो सकता है, ये तो अभी हमने सही किया है। तो पहला भाग जो है वो सही है, पहला भाग जो है वो सही है जो उसने बोला। लेकिन दूसरे में हम देखते हैं कि और प्रतिक्रिया केवल वस्तु के घूर्णन भाग को जोड़ती हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगी कैसे भाई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कथन नंबर आपका जो है पहला सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 2 और 3 बल घटकों के बीच का अंतर है। 2 और 3 बल घटकों के बीच का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 and 3 फोर्सेस मेंबर इज, द डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 फोर्स मेंबर इज। तो फर्स्ट है, पहला समरेख है और बाद वाला जो है वो समांतर है। फर्स्ट जो समांतर है और दूसरा लंबवत है, और पहला लंबवत है, दूसरा वाला जो है वो समरेख है। ऑप्शन नंबर डी है, पहला वस्तु के 2 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है जबकि दूसरा जो है वो वस्तु के 3 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। तो ये थे इस क्वेश्चन के ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। आंसर के लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को एक बार क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन के रिलेट करने के बाद उससे जो है हम आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आंसर को फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपका जरूर टिक होगा। आंसर आपका जो है माइंड में तुरंत कनेक्ट होगा अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं। तो 2 और 3 बल घटकों के बीच का अंतर यानी कि पहला समरेख और बाद वाला समांतर है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, हम कह सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ 2 फोर्सेस मेंबर ओनली डिफाइंस दैट द फोर्सेस आर बीइंग एक्ट ऑन 2 पॉइंट्स ऑन द बॉडी, सो डज ही डिफाइंस द 3 फोर्सेस मेंबर द पॉइंट ऑफ एक्टिंग ऑफ द 3 फोर्सेस आर 3। यानी कि पहला समरेख, बाद वाला समांतर, पहला समांतर, दूसरा जो है लंबवत। ये जो है ऑप्शन कोई सा इसमें सही नहीं होगा। इसने कहा है देखिए कि 2 फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए उस वस्तु पर 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी, 2 पॉइंट पर वो एक्ट करेंगे। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, पहला वस्तु के 2 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है जबकि दूसरा 3 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। यानी कि 2 और 3 बल घटकों के बीच का जो अंतर है वो हम ऐसे बता सकते हैं कि पहला वस्तु के 2 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है और दूसरा जो है 3 बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने फिगर दिखाया गया है, उससे ही क्वेश्चन मालूम कर रहा है आपसे। पिन क्यू यानी कि जो ऑप्शन क्यू है, देखिएगा ऑप्शन क्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट पर उसने पूछा गया है कि क्यू पर बीम पर प्रतिक्रिया के ऊर्ध्वाधर घटकों को निर्धारित करें। ऊर्ध्वाधर घटकों को निर्धारित करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये बीम इक्विलिब्रियम में है तो तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके फोर्सेस को निकाल सकते हैं, इसके फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं, इसके फोर्सेस को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए
इक्विलिब्रियम में होने पर हमें क्या करना होगा कि जो भी नेट फोर्स होगा यानी कि ऊपर और नीचे लगने वाले फोर्स का जो भी समेशन होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम ऊपर को प्लस ले रहे हैं और नीचे को माइनस ले रहे हैं तो देखिएगा ये अगर 4 किलो न्यूटन का लगा हुआ है तो और फोर्स इस पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाला फोर्स भी 4 किलो न्यूटन का ही होना चाहिए। यानी कि अगर नीचे को हमने -4 लेते हैं तो ऊपर को हमें +4 लेना होगा, तो तभी इन दोनों का जो समेशन होगा वो कितना होगा, समेशन F = 0 होगा, तभी ये जो बीम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको 4 किलो न्यूटन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट पर बीम की प्रतिक्रिया के ऊर्ध्वाधर घटकों को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यू पॉइंट पर 4 किलो न्यूटन की रिएक्शन को फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको जो सही है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 2 बल घटक वस्तु पर आघूर्ण को लागू नहीं करते, यानी कि 2 फोर्स मेंबर डज नॉट अप्लाई द मोमेंट ऑन द बॉडी, यानी कि किसी वस्तु पर जो है 2 फोर्स मेंबर मोमेंट को अप्लाई नहीं करते हैं। 3 बल यानी कि 3 फोर्स सिस्टम डज नॉट अप्लाई द मोमेंट ऑफ द बॉडी, 3 बल घटक वस्तु पर आघूर्ण को लागू नहीं करते, केवल 2 बल घटक वस्तु पर आघूर्ण को लागू करते हैं, यानी कि ओनली 2 फोर्स मेंबर अप्लाई द मोमेंट ऑफ द बॉडी। या हम कह सकते हैं कि 3 और 2 बल घटकों, यानी कि जो भी ऑप्शन हमारे पास डी दिया हुआ है, 3 और 2 बल घटक दोनों ही आघूर्ण को वस्तु पर लागू करते हैं। बोथ द 3 and 2 फोर्सेस मेंबर अप्लाई द मोमेंट ऑफ द बॉडी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी सही हो जाता है, यानी कि 3 और 2 बल घटक दोनों ही आघूर्ण को वस्तु पर लागू करते हैं, यानी कि दोनों ही वस्तु पर जो है आघूर्ण को अप्लाई करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही नहीं है, क्योंकि उसने बात तो सही कही है लेकिन केवल और केवल 2 ही बल वस्तु पर जो है आघूर्ण को अप्लाई नहीं करते, 3 बल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो हम लगा नहीं सकते, तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ये दोनों बातें कही गई हो, तो वो ऑप्शन होगा डी, 2 और 3 बल घटक जो है वो वस्तु पर आघूर्ण को अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि बल के 2 घटकों की तुलना में, बल के 2 घटकों की तुलना में 3 घटक बल आघूर्ण को बहुत प्रभावित करते हैं। 3 घटक बल आघूर्ण को बहुत प्रभावित करते हैं। तो ये आपका सही है या गलत है, ये हमको बताना है। तो देखिए द 3 मेंबर फोर्सेस आर greatly influencing the moment than the 2 force member। बल के 2 घटकों की तुलना में 3 घटक बल आघूर्ण को बहुत प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू और फॉल्स, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स वो होगा, यानी कि बल के 2 घटकों की तुलना में 3 घटक बल आघूर्ण को बहुत प्रभावित करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कह सकते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोमेंट ऑन द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज, यानी कि वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं फोर्स के, फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। इट आल्सो डिपेंड वेदर ऑन द फोर्सेज, और उसके जो है नेचर पर डिपेंड करते हैं जो भी फोर्सेज है, कोलिनियर और नॉट कोलिनियर है या नहीं। दस द नंबर ऑफ फोर्सेज आर नॉट द ओनली पैरामीटर्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा, यानी कि जो इसने कहा है वो गलत है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में 3 घटक बल 3 अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं और 2 घटक वस्तु पर 2 अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं, यानी कि the 3 member forces apply 3 different moment and 2 members apply 2 different moment on the body। तो क्या यह बात सही है कि दो घटक जो है वो वस्तु पर 2 अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं और 3 जो है वो अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये सही है? तो देखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। जो इसने कहा यानी कि वो गलत है कि 3 घटक बल 3 अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं और 2 घटक वस्तु पर 2 अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर
गलत है। तो हम कह सकते हैं कि नेवर जज द एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाई ऑन द बॉडी बाय द नंबर ऑफ द फोर्सेस बीइंग एक्टेड ऑन द बॉडी। व्हाट इज टू of the forces becomes collinear and are having a zero distance from the axis of rotation. Thus the 3 and 2 forces member apply moment according to the situation whether the distance is zero or not. ठीक है, तो तीन घटक बल तीन अलग अलग आघूर्ण नहीं लगाते हैं, ना ही दो घटक बल जो वस्तु पर है वो अलग अलग आघूर्ण लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि ये जो कथन है वो फॉल्स है, गलत है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है कि बल के दो घटकों के लिए संतुलन में होना, बल के दो घटकों के लिए संतुलन में होना, फॉर टू फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, जब वे दोनों समरेख नहीं होने चाहिए, वे अलग परिमाण के होने चाहिए, वे एक ही दिशा में होने चाहिए या उन्हें एक दूसरे को समाप्त करते हुए विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बल के दो घटकों के लिए संतुलन में होना जब उन्हें एक दूसरे को समाप्त करते हुए विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी कि बॉडी कब संतुलन में होगी, जब फोर्सेस एक दूसरे को समाप्त करेंगे, एक दूसरे को फोर्सेस आपस में कट करेंगे, तभी वस्तु संतुलन में होगी। तो जब उन्हें एक दूसरे को समाप्त करते हुए विपरीत दिशा में होना चाहिए तो वस्तु के दो घटकों के लिए संतुलन में होगी, संतुलन अवस्था होगी, यानी कि फॉर टू फोर्सेस members to be in equilibrium when they must be in the opposite direction cancelling each other, जब एक दूसरे को ये अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करने के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो देखते हैं कि बल के तीन घटकों के लिए आघूर्ण संतुलन तभी सेटिस्फाई होगा जब, यानी कि ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ऑप्शन आपको यहाँ पर डालना है कि ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो वह ऑप्शन आपको देख करके पहचान करके यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कैसे पहचानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तीन बल विभिन्न आयामों में है, यानी कि 3 फोर्सेस आर इन डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट अलग अलग डायमेंशंस के 3 बल हैं। तो जब 3 बल विभिन्न आयामों में है, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस में है, तो बल के 3 घटकों के लिए आघूर्ण संतुलन तभी सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो जब बल के 3 घटकों के लिए आघूर्ण संतुलन तभी सेटिस्फाई होगा जब 3 बल विभिन्न आयामों में है, यानी कि 3 फोर्सेस आर इन डिफरेंट डायमेंशन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, बल एक ही दिशा में हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बल एक ही दिशा में होने चाहिए, लेकिन हाँ ये सही है कि बल समवर्ती होने चाहिए, यानी कि जो फोर्सेस हैं वो कनकरेंट होने चाहिए। कनकरेंट फोर्सेस अगर हैं तो 3 घटकों के लिए आघूर्ण संतुलन तभी सेटिस्फाई होगा। तो बल के 3 घटकों के लिए आघूर्ण संतुलन तभी सेटिस्फाई होगा जब बल जो है वो कैसे हैं, समवर्ती हैं, यानी कि कनकरेंट फोर्सेस है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट इक्विलिब्रियम फॉर द 3 फोर्सेस मेंबर विल ओनली बी सेटिस्फाई इफ द फोर्सेस आर कनकरेंट। तो कनकरेंट फोर्सेस कैसे होते हैं कि किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको हम कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि त्रिबल प्रणाली के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ 3 फोर्स सिस्टम इज ट्रू। 3 फोर्स सिस्टम के लिए, यानी कि त्रिबल प्रणाली के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि 3 बल प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है देखिएगा, संतुलन के लिए आघूर्ण को देखने की आवश्यकता नहीं है, वे हमेशा संतुलन में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, संतुलन के लिए आघूर्ण को देखने की आवश्यकता ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको क्या दिख रहा है कि बल हमेशा संतुलन में नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही है कि बल हमेशा संतुलन में नहीं होते। ऑप्शन आपका सही तो दिख रहा है, लेकिन आप सेकंड ऑप्शन के बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी जरूर देखा करिए, क्योंकि जहां पर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उसी ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है बल हमेशा संतुलन में होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आघूर्ण हमेशा संतुलन में होते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। बल
को और आघूर्ण को संतुलन में करना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि बल हमेशा संतुलन में नहीं होते। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा कि संतुलन के जो भी त्रिबल बल प्रणाली है, ठीक है, त्रिबल प्रणाली है, उनके लिए जो कथन है वो कौन सा सही है कि बल हमेशा संतुलन में नहीं होते। ठीक है, 3 बल हो तो बल हमेशा संतुलन में नहीं होंगे। द फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को जैसे ही हमने ओपन किया तो हमें जो क्वेश्चन मिला है वो है 3 बल प्रणाली का। 3 बल प्रणाली फिर से यानी कि 3-4 सिस्टम को आप देखिएगा। 3-4 सिस्टम यानी कि एक पॉइंट है 3-4 सिस्टम थ्योरी में। ठीक है, उस पर 2-3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है पेपर में आने वाला है वो बचकर नहीं जाएगा। कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं बच सकता। आप बस फर्स्ट से लास्ट तक जो भी हम वीडियो इसमें अपलोड करेंगे उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 3 बल प्रणाली में सभी बलों का जो समरेख है वो होना आवश्यक है, तभी वे संतुलन की स्थिति के लिए कहे जाएंगे। ऑल द फोर्सेस नीड टू बी कोलिनियर इन द 3-4 सिस्टम, दे विल फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कथन का जो पहला भाग है वो गलत है, दूसरा भाग सत्य है। कथन का पहला भाग है सत्य, दूसरा भाग भी सत्य है। देखिएगा पहले में दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कथन का पहला भाग गलत है, दूसरा भाग सत्य है। यानी कि पहला गलत बताया गया है, दूसरा सही बताया गया है। बाद में इसने जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में कहा गया कि पहला भाग असत्य है और दूसरा भाग जो है वो भी असत्य है। ठीक है, सी में दिया गया है कि कथन का पहला भाग सत्य है और दूसरा असत्य है। कथन का पहला भाग सत्य है और दूसरा सत्य, यानी कि चौथे और तीसरे में ऐसा दिया गया है कि चौथे में दोनों सत्य दिए गए हैं और बी में दोनों ही असत्य हैं। लेकिन ए और सी में ऐसा दिया हुआ है कि पहला कथन ए में गलत है लेकिन दूसरा सी में सत्य बताया गया है, और दूसरा सत्य है ए में और दूसरा गलत है सी में। तो देखिए यहाँ पर आप एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। 3 बल प्रणाली की बात हो रही है तो 3 बल प्रणाली को आप माइंड में डाल लीजिएगा। 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक है। तो 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी वे संतुलन की स्थिति में कहे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तीनों बलों को समरेख होना आवश्यक है। त्रिबल प्रणाली में सभी बलों को समरेख होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो कथन का पहला भाग जो है वो असत्य है। कथन का जो पहला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जो भी एक पॉइंट है उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वे संतुलन में होंगे तभी एक दूसरे को कट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी 3 बल प्रणाली है उसमें बलों का समरेख होना आवश्यक है, तभी वे एक दूसरे को कट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है कि तभी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप टिक कर पाएंगे जब आपका पहला जो 3 बल प्रणाली है वो आपके माइंड में सेट होगी। तो 3 बल प्रणाली हो या कितने भी फोर्सेस हो, वे जब भी एक दूसरे को जो है कैंसिल आउट करेंगे तब वे कनकरेंट होंगे यानी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। हम सोच रहे हैं कि इसको समाप्त करने के बाद और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको भी स्टार्ट किया जाए जिससे कि आपको सभी सब्जेक्ट में हेल्प मिल सके। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आपके जो है हमें हौसला प्रदान करते हैं कि और भी अच्छे से आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो छांट के लाए जाएँ। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।